बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था में आज हम चलेंगे एक नए चैप्टर पर और इस चैप्टर का नाम होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड में देख रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है, लेकिन इस प्रस्तावना को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ये प्रस्तावना क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कि प्रस्तावना क्या है हमारे दिमाग में आता है। तो ये प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं या भारतीय संविधान के लक्ष्य हैं, ठीक है, जिनके आधार पर हमारा संविधान जो है ये बना है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन आदर्शों, उन तत्वों और उन मूल्यों का समावेश है जो हमारे संविधान को स्पष्ट करता है। यही प्रस्तावना बताती है कि हमारे देश में सरकार का स्वरूप कैसा है और हमारे देश का जो शासन तंत्र है ये कैसा है। तो हो प्रस्तावना क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा मुख्य प्रश्न एक और दिमाग में आता है कि ये प्रस्तावना कहाँ से आया, है ना। तो ये प्रस्तावना कहाँ से आया, तो इसके लिए जब हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे तो उस समय आपको एक बात याद होगी। ठीक है, वो बात क्या है, तो वो बात यह है कि 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1949, ठीक है, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1949 को। तो इस 13 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के समक्ष संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी संविधान की झलक थी और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में समाहित कर लिया गया। यानी 13 दिसंबर 1949 को पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है ये प्रस्तावना के रूप में सामने आए हैं। इसीलिए प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से आने के कारण ही प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना कहाँ से आया। अब एक चीज और, ये जो कहाँ से आया, इसमें एक और प्रश्न उठ सकता है कि ये प्रस्तावना किस विदेशी स्रोत से लिया गया। ठीक है, तो प्रस्तावना जिस विदेशी स्रोत से लिया गया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, यानी ये जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना भारतीय संविधान में यूएसए की संविधान से प्रेरणा लेकर के ली गई है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है एग्जाम में कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक दूसरा प्रकार का प्रश्न भी ये बन सकता है कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो ये जो प्रस्तावना की भाषा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है तो ये यूएसए से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा से अगर क्वेश्चन आता है तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। ठीक है, तो भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो ये अंगीकार जो है ये किया गया जब हम इसके अंतिम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ठीक है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को, ठीक है, देखिए, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं।
यानी भारतीय संविधान को अंगीकार करने की बात आती है तो ये अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो ये किया गया है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ या भारत कब रिपब्लिक बना यानी कि गणतंत्र बना, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो भारत जो है ये गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि भारत का संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू होगा। मैंने पहले ही बताया है कि इस दिन संविधान बन गया था 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ ये कहानी मैंने बता दिया था, फिर रिपीट नहीं करेंगे बार बार। तो भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन भारत का संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत गणतंत्र बना। ठीक है, इसी दिन से भारत एक गणतंत्र बनता है। क्लियर हो गया? दोनों तरह के प्रश्न आएंगे तो समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 और भारत गणतंत्र बना या भारत का संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये हो गया अंगीकार वाली कहानी। अब आइए, अब हम लोग चलेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना पर, देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को। तो जो संविधान की प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना को हम लोग 3 भाग में तोड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर खंड खंड किया है इस तरह से, ये अपने अध्ययन की सुविधा के लिए है। ठीक है, तो प्रस्तावना को जो हम लोग देखेंगे, ये प्रस्तावना को हम लोग 3 भाग में देखेंगे। सबसे पहला भाग होगा प्रस्तावना में, तो सबसे पहला भाग जो होगा ये होगा शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना जो है ये हमें बताता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। ये अगर हम पहले लाइन को पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, ठीक है, हम पढ़ते हैं यहाँ पर हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये स्पष्ट करता है कि भारत की शक्ति का या भारत के संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है। हम यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम मतलब आम जनता, यानी भारत में शक्ति का स्रोत जो है ये कौन है, तो ये है जनता। ठीक है, आम जनता। ठीक है, तो पहला चीज हम भारत के लोग, आपको एग्जाम में पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है, तो स्पष्ट होता है कि शक्ति का स्रोत, है ना। तो भारत में ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो कार्यपालिका और ना ही विधायिका, सबसे टॉप में कौन है, तो सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम, यानी कि जनता, यानी कि यहाँ जनता जनार्दन जो है यही शक्ति का स्रोत है। क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरी चीज प्रस्तावना से हमें क्या पता चलती है, तो दूसरी चीज हमें पता चलती है कि ये जो है हमारे सरकार का या संविधान का स्वरूप कैसा है। तो दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है, सरकार या संविधान का स्वरूप। और ये जो है ये पहली पंक्ति को पढ़ने से ही जो मैंने यहाँ बनाया है स्पष्ट होती है। इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो 5 वर्ड यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 वर्ड जो है इनसे पता चलता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है और भारत में सरकार या संविधान का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पहला वर्ड जो हम भारत के लोग तो हमने बात कर ली, इसके बाद अगला जो वर्ड है यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड का क्या अर्थ है, तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड का ये अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये किसी भी आंतरिक और बाह्य मामले में किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, यानी अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।
आप जो ये वर्ड मैं बता रहा हूँ ये सब आप नोट करते चलिए। इनसे पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद दूसरा वर्ड है समाजवादी। ये जो समाजवादी विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। साम्यवादी विचारधारा या समाजवाद का अर्थ होता है कि समाज में न तो कोई ऊंचा होगा न तो कोई नीचा होगा, सभी क्या होंगे, समान होंगे। सभी को समान जो आर्थिक संसाधन होंगे सभी के बीच समान रूप से वितरित होंगे। भारत में भी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ का समाजवाद समाजवादी देशों से भिन्न है। समाजवादी देश बोलते हैं कि अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होगा, अमीर को लूट के गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन भारत का जो समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये बोलता है कि सभी व्यक्तियों को विकसित होने का समान अवसर दिया जाएगा। ये नहीं कि अमीरों का धन लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। भारत का समाजवाद समाजवादी देशों से भिन्न है। यहाँ पर चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, दोनों के समान अधिकार हैं। संविधान दोनों को समान अधिकार देता है, विकसित होने का समान अवसर देता है। तो भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में सभी क्या हैं, समान हैं और सभी को विकसित होने का समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समाजवादी। इसके बाद आते हैं तीसरा चीज है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जो है ये भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में बहुसंख्यक हिंदू रहते हुए भी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अनूठी बात है अपने आप में। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत का यानी देश का अपना कोई भी राजधर्म नहीं होगा और यहाँ पर रहने वाले विभिन्न लोग अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसके अनुसार प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है पंथ निरपेक्षता, यानी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है और यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरित और प्रचारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से होता है जहां पर शासन जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। लोकतंत्र दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन चलाती है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं ये शासन चलाते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला जो वर्ड है वो है गणराज्य। ठीक है, तो गणराज्य का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से होता है जहां पर शासन का प्रमुख या देश के शासन का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, यानी शासन के प्रमुख का पद पैतृक या वंशानुगत नहीं होता है। जैसे राजाओं के समय में होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, परंतु भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी वैसी व्यवस्था जिसमें शासन के प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं गणराज्य। तो लोकतंत्र और गणराज्य जो है इसमें फर्क होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रस्तावना के स्वरूप। अब प्रस्तावना के स्वरूप के बाद तीसरा जो चीज है ये है प्रस्तावना का उद्देश्य। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो यहां से लेकर जो यहां तक है यानी 2 पैराग्राफ जो हैं इसमें संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, तो आइए प्रस्तावना की जो स्रोत, शक्ति का स्रोत, स्वरूप देखने के बाद अब हम देखते हैं उद्देश्य। ये जो पैराग्राफ हमारा है, जैसे यहां से अगर हम पढ़ते हैं, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर। यानी कि यहाँ पर कितने चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 चीजें जो है ये संविधान के उद्देश्य को बताती हैं। जैसे वहां पर लिखा हुआ है न्याय, ठीक है। तो संविधान जो है ये सभी नागरिकों के लिए न्याय की बात करती है। कैसे न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है छुआछूत का अंत, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करना। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि देश के सभी नागरिकों को समान रूप से आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना। और राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि देश का कोई भी नागरिक राजनीतिक दृष्टि से समान होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी को मताधिकार का समान अधिकार है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति नीचे से लेकर के ऊपर से ऊपर राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, ठीक है। दूसरा जो है ये है स्वतंत्रता। संविधान जो है प्रत्येक नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है समानता। संविधान जो है देश के प्रत्येक नागरिक को अवसर और परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति मतलब होता है स्टेटस, ठीक है। तो संविधान जो है ये सभी नागरिकों को अवसर और परिस्थिति की समानता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है और साथ ही साथ सभी नागरिकों के बीच बंधुत्व या भाईचारे की भी बात की गई है। प्रस्तावना के इस दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को पढ़ने से हमें हमारे संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि संविधान की इस प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा कुछ बातों को जोड़ा गया है। लेकिन इससे पहले जो प्रस्तावना को लेकर विवाद हुआ था उस विवाद को जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर के वाद विवाद हुए थे, ठीक है। इस वाद को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये जो पहला वाद हुआ था इस वाद का नाम था वेरुवाड़ी वाद। ये जो वेरुवाड़ी विवाद हुआ था ये विवाद हुआ था 1960 में। इस विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और कहा कि संसद जो है इसमें कोई संशोधन यानी संसद प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। क्लियर हो गया वेरुवाड़ी वाद। दूसरा जो वाद आया ये ठीक इसके 13 साल के बाद में आया और इस वाद का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केरल राज्यवाद ये जो वाद हुआ 1960 में 13 ईयर जोड़ दीजिए तो 1973 में ये विवाद हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को बदलते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया। कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है और इसीलिए संसद इसमें संशोधन क्या कर सकती है, अब संसद इसमें संशोधन कर सकती है। पहले कहा था नहीं कर सकती है, अब संविधान का अंग मान लिया प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान के जो मूलभूत ढांचे हैं, है ना, संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाए बगैर, यानी ये जो मूलभूत ढांचा वाला बात आया ये भी आया केशवानंद भारती वाद में, ठीक है। तो केशवानंद भारती वाद याद रखना है 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के जजमेंट को बदलते हुए कहा कि संसद जो प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाए बगैर। अब इसके बाद संसद के हाथों में पावर आया कि वो संशोधन कर सकती है किसमें,
तो संशोधन कर सकती है प्रस्तावना में। और ठीक 1973 में ये डिसीजन आया और 1976 में यानी 3 वर्षों के बाद प्रस्तावना में संशोधन होता है। ठीक है, और किस संशोधन के द्वारा होता है? तो ये होता है 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में होता है और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तत्वों को जोड़ा जाता है। ठीक है, कौन कौन से 3 तत्व इसमें जोड़े जाते हैं? तो इसमें 3 तत्व जोड़े जाते हैं। समाजवादी, पहला जो जोड़ा जाता है ये है समाजवादी वर्ड, दूसरा वर्ड पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता किस संशोधन में जोड़े गए या 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन तत्वों को शामिल किया गया। तो ये सारे तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना है आपको 42वां संशोधन। अब आइए प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए। एक कथन N.A. पालकीवाला का, ठीक है, ये N.A. पालकीवाला का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को कहा संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, परिचय पत्र। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ये कहा था N.A. पालकीवाला ने। इसके अलावा एक प्रश्न में और हम लोग फंस जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी, कुंजी मतलब चाबी यानी की, तथा आत्मा। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी तथा आत्मा कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि संविधान की कुंजी तथा आत्मा किसे कहा जाता है, तो आंख बंद करके आप प्रस्तावना को टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में अगर जोड़ देता है कि B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को या अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है ना? अगर पूछे B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कर सकती है। अभी इस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये मैंने प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न आते हैं उन चीजों को मैंने आपको करा दिया है और उम्मीद है कि प्रस्तावना से कोई भी तरह का प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।